नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर। आज की हमारी जो वीडियो है वो इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। इससे पहले हम भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान से हम पार्ट 1 जो कि हम भारत संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 सिटीजनशिप, ठीक है, सब चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारी जो बारी है आज भारत के संविधान पार्ट 3 को पढ़ने की है, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे और भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं उनके बारे में जानेंगे और हम आर्टिकल वाइज जानेंगे कि किस आर्टिकल में किस चीज़ का उल्लेख है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने वहाँ पर पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और वहाँ जाकर उन वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को आकर देखें तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की चीज़ है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इनके बारे में हम बेसिक चीज़ जानेंगे कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं। और देखिए, जो मूल अधिकार हैं जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं संविधान में उल्लेखित, यानी कि जिनका डिस्क्रिप्शन आपका भारत के किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं। यानी कि आदमी के या फिर व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और राजनीतिक विकास के लिए ये फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी हैं। यदि इनका अभाव होगा तो वो इनमें पिछड़ जाएगा, यानी सामाजिक रूप से पिछड़ सकता है, आर्थिक रूप से पिछड़ सकता है, राजनीतिक रूप से पिछड़ सकता है। तो ये हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरह से इक्वलिटी प्रदान करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए। ठीक है, अब हम बात करें तो अब बात आती है मौलिक अधिकार में। एक तो हम देखिए, मौलिक अधिकार अलग चीज़ है और मानवाधिकार अलग चीज़ है। आपने देखा होगा यहाँ लिख रहा है ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में अंतर क्या है? ह्यूमन राइट जो मानवाधिकार हैं ये वो अधिकार हैं जो मानव को प्रकृति से मिले हुए हैं, यानी कि जो नेचर के द्वारा मानव को मिले हुए हैं। जैसे आपका पानी पीना, पानी का अधिकार, ठीक है, आपको खाना खाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये सब क्या हैं? आपके मानवाधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार मानव के जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हो गए आपके मौलिक अधिकार। विश्व में सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ दिए गए? देखिए 1295 में 1295 एडी यानी कि ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन द्वारा वहां के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और जिस पत्र पर मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है, मूल अधिकारियों का महाधिकार पत्र। ठीक है, ये आपको यहां समझ में आएगा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो आप यहां समझ सकते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है तो आप बताएंगे, सीधा आंसर देंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा है। ठीक है, अब बात आती है, आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है इनकी पहली बार जो है मांग इन फंडामेंटल राइट्स की विश्व में कब की गई। भारत के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन विश्व में सबसे पहले इन फंडामेंटल राइट्स की बात कब की गई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में, तब इन फंडामेंटल राइट्स की मांग पहली बार फ्रांस की क्रांति में फ्रांस में की गई थी। और सर्वप्रथम संविधान में मौलिक अधिकारों को किसने इंक्लूड किया वर्ल्ड में? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट इंक्लूड किए किसी भी कंट्री ने तो वो थे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पहली कंट्री थी जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को इंक्लूड किया। ठीक
ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से इसे समझ सकते हैं। ये कुछ इतिहास हो गया मौलिक अधिकारों के बारे में, विश्व इतिहास। अब हम बात करें कि मौलिक अधिकारों के बारे में भारत का इतिहास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की। तो 1895 में किसने, बाल गंगाधर तिलक यानी BG तिलक द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। किसके माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद फिर किसने मौलिक अधिकारों की मांग की, तो वो हैं आपके कौन, 1924 में मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने दूसरी बार भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की, फंडामेंटल राइट्स की, कि हम भारतीयों को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाने चाहिए। तो सेकंड टाइम आपके हो गए कौन, मोतीलाल नेहरू। फिर 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कराची सेशन यानी कि अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को रखा। ठीक है, और इसके बाद जब इसी सन 1931 में जो मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी, उसी मांग को लेकर महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, और वो भी जो पार्टिसिपेट किया था वो गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इसके तहत किया था। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब पार्टिसिपेट किया तो इन्होंने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, भारतीयों को फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार देने की मांग को यहाँ पर रखा। तो ये भारत के संबंध में आप मौलिक अधिकारों का इतिहास इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम आगे की तरफ चलें तो अब बात आती है जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया था कुल कितने पार्ट्स हैं, आपके 22। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं जो कि भारत संघ से रिलेटेड था। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित था। अब बात आती है जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका पार्ट 3 किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट से। ठीक है, फंडामेंटल राइट से। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है आपका, 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है भारतीय संविधान में। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। फिर ये जो पार्ट 3 में, भारत के पार्ट 3 में संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, अर्थात इनका हनन होने पर यानी इन मौलिक अधिकारों को छीने जाने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका होता है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चीज और मिस हो गई यहाँ पर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं, ये भारत के संविधान में कहाँ से प्रेरणा स्रोत मानकर लिए गए हैं, वो है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपबंध थे। अगर हम आगे की तरफ बात करें तो अब इसी में कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे भारत का जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस मूल संविधान में भारत के में 7 जो फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7। लेकिन करंट में, वर्तमान में भारत में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। और कौन सा मौलिक अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार था। इस संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया। कब, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1978 में भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है, अब भारत के संविधान में कुल 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। अब मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर सब चीज़ें इंक्लूड कर दी मैंने। ठीक है, अब बात आती है आपकी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स भारत में हैं। फंडामेंटल राइट जो हैं आपके कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है आपका समानता का अधिकार। वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है आपका, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29 से 30, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर, आपका आर्टिकल 32 में। देखिए इन आर्टिकल्स में जो 14 to 18 होंगे, यहाँ पर समानता की बात की गई होगी। इन आर्टिकल्स में फ्रीडम या लिबर्टी की बात की गई होगी। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, यानी कि व्यक्ति का शोषण ना हो उसके लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो यहाँ प्रोविजंस मिलते हैं। अपने धर्म की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसके बारे में जो अधिकार हैं वो कहाँ पर है, आपके पार्ट 4 में, चौथे इसमें, और जो आपके आर्टिकल 25 से 28 तक मिलते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए है ये, तो इसे पढ़ेंगे हम 29 से 30। और जो लास्ट का जो आपका बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपका आर्टिकल 32 है। ठीक है, ये हो गया आपके कुछ जो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी बात आती है अब आर्टिकल 12 की। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था ना कि भारत के संविधान में 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक क्या है, फंडामेंटल राइट। अब समानता का अधिकार तो 14 आर्टिकल से स्टार्ट होता है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं आपके 14 आर्टिकल से। लेकिन उससे पहले 12 और 13 क्या है, उन्हें हम जान लेते हैं। जो आपका आर्टिकल 12 है, इस आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य क्या है, जिस राज्य को निर्देशित करते हुए ये फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, उस राज्य की परिभाषा क्या है। देखिए राज्य ऐसी संस्थाएं जो संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई हैं। जैसे देखिए इंडिया में क्या है, आपकी पार्लियामेंट, संसद, और जितने भी भारत के स्टेट्स हैं ज़्यादातर उनमें क्या है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधान मंडल। इनके द्वारा जो भी कानून बनाकर संस्थाएं स्थापित की गई हैं, वो सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो इनके अंतर्गत आएंगी वो होंगी आपकी कौन सी, राज्य। उनके लिए ये आर्टिकल जो इतनी भी फंडामेंटल राइट है इनको संबोधित करके बनाए गए हैं। अब बात करें आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसी कोई विधि का मतलब कोई कानून संविधान के लागू होने के पहले का है। मान लो कोई जो भारत के जो कानून है कोई भारत में, वो ऐसा कानून है कि जो संविधान से पहले का है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद वो जो विधि है या कानून है वो फंडामेंटल राइट को आपका क्या करती है, रोकती है। यानी फंडामेंटल राइट जो है उनका हनन करती है। जो फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में उनका हनन करती है, उन्हें रोकती है, तो वो उस सीमा तक जो भी वो विधि होगी उस सीमा तक आपकी शून्य हो जाएगी। ठीक है, खत्म तो नहीं होगी लेकिन शून्य हो जाएगी उस सीमा तक जहां तक वो फंडामेंटल राइट का हनन करती है सिर्फ। ठीक है, अब राज्य कोई ऐसा बाधक विधि यानी बाधक कानून नहीं बनाएगा जो वर्तमान संविधान के साथ असंगत हो, यानी कि जो फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। कौन, राज्य। जिस शब्द की मैंने आपको बताई थी राज्य कौन कौन है, वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। यदि ऐसा कानून बनाते हैं तो जो भारत का न्यायालय है, जो न्यायालय है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो इसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब जो हमने विधि की बात की, कोई भी विधि जो मैंने आपको बताया था, विधि क्या चीज हो सकती है, कानून कौन सा हो सकता है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है। देखिए कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून, जो भी करस्पॉन्डिंग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके द्वारा बनाए गए कानून और संसद के द्वारा बनाए गए कानून, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, नियम, विनिमय और परिपत्र, ये चीजें, और राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं। अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। एंड आपकी जो भी प्रथाएं हैं, जो ये प्रथाएं इनका हनन करेंगी फंडामेंटल राइट का, तो वो विधि के अंतर्गत आएंगे। जितनी भी कानून मैंने आपको बता दिए, ये सब उस स्थिति तक शून्य हो जाएंगे जहां तक ये फंडामेंटल राइट का हनन करते होंगे। ठीक है, अब जो आप एक यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, कौन सा फोर्थ है, ये सिक्स्थ नहीं है, फोर्थ पार्ट है आपका। अब जो आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, जो भारत का संविधान है उसमें संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन 24वें संविधान संशोधन यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970,
इसके द्वारा इस आर्टिकल 13 में एक 4th पार्ट जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे, संविधान संशोधन करके जो भी कानून बनाए जाएंगे वो इस विधि के अंतर्गत नहीं आएंगे। कौन सी विधि? जिनकी बात मैंने अभी आपसे यहाँ की थी, इन विधि के अंतर्गत वो माने नहीं जाएंगे। समझ में आई? तो ये चीज़ यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आगे हम बात करें तो अब बात आती है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। अब बात करते हैं हम समानता के अधिकार की, जो कि आपके आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक है? आपका 18 तक। इसमें कुल आपके 5 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इनके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता। फिर अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन। फिर आता है ये बात आपकी उपाधियों का अंत। ये इतने आपके आर्टिकल आते हैं किसके अंतर्गत? समानता के अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। अब इन्हें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राज्य भारत के, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो भारत का, उसके सबकी नज़रों में, कानून की नज़रों में सारे क्या होंगे? वो बराबर होंगे। ठीक है, सब कानून की नज़रों में क्या होंगे? बराबर। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ आती है यहाँ पर, विधि के समक्ष समानता और एक आती है विधियों के समक्ष समान संरक्षण। अब इसमें 2 चीज़ें क्या हैं ये, इनके बारे में समझते हैं। विधि के समक्ष समानता जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, और ये आपका विधियों के समान संरक्षण आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इन दोनों में अंतर क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के या विधि के समान सामने सभी जो हैं समान होंगे, सबके लिए कानून बराबर होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या फिर कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई छोटा आदमी क्यों ना हो। ठीक है, सबकी नज़र में सब समान होंगे। लेकिन विधियों के समान संरक्षण ये कहता है कि जो, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, अगर ये व्यक्ति कोई आगे बढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर हम कास्ट के आधार पर बात करें कि ये सवर्ण जाति का है और ये दलित वर्ग का है, तो सरकार इस विधियों के समान संरक्षण के आधार पर इन्हें विशेष प्रोविजंस कर सकती है इनके बराबर लाने के लिए। तो यही होता है विधियों के समान संरक्षण। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, एक आपकी कौन सी थी वो अभी नागरिकता वाले पार्ट में बताई मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी आपकी विधियों के समान संरक्षण से। अगर हम आगे बात करें इसी आर्टिकल 14 के बारे में, तो विधि के समक्ष समानता जो है वो नेगेटिव आपका इफेक्ट है, और आपका जो है पॉजिटिव वे में कौन सी है? आपकी विधियों के समान संरक्षण। यानी कि विधि के समक्ष समानता का मतलब है चाहे आदमी कैसा भी हो, सबके लिए विधि समान होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव है क्योंकि सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है कि जो व्यक्ति पिछड़े हैं, पिछड़े लोगों को जो आगे लाने के लिए सरकार विशेष प्रोविजंस करके इन्हें बराबर ला सकती है। तो इसका मतलब ये एक सकारात्मक सोच वाली विधि है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। अब आती है बात इसी आर्टिकल 14 की। अब आपने विधि के समक्ष समानता की बात की, कानून की नज़रों में सभी बराबर होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो 5 प्रकार के रेट हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक पद के अनुसार कार्य नहीं कर रहा तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो रिट जारी करके उसे परमादेश जारी कर सकता है कि किस आदेश से आप ये कार्य नहीं कर रहे जिस पद पर आप बैठाए गए हैं। लेकिन ऐसी रिट, ऐसा परमादेश जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनके खिलाफ, या हाई कोर्ट है राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ, ये परमादेश जारी नहीं कर सकते। तो ये विधि के समान नज़रों में समान कहाँ हुए? जबकि कानून क्या कहता है कि सब, जो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, व्यक्ति हो, सबके लिए कानून क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, लेकिन इन्हें विशेष प्रोविजंस प्राप्त हैं। तो यहाँ पर विधि के समक्ष समानता के अपवाद हैं ये। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा आपका 361 के तहत इन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। यह विदेशी राजनयिकों, जो भारत में विदेशी राजदूत आते हैं, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। यानी कि इन पर भारत के कोर्ट में कोई भी
केस दर्ज नहीं किया जा सकता। जितने लोगों की मैंने बात की, जो विदेशी राजनयिक हैं, शासक हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग हैं, इन पर, ठीक है। भारत में सांसदों, इनको आर्टिकल 105 के तहत और विधायकों को आर्टिकल 194 के तहत अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे कई संसद का या फिर विधानमंडल का सत्र चल रहा है तो उस समय इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये विधि के समक्ष समानता का अपवाद है। तो ये कुछ अपवाद थे जिनके बारे में हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करें आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आर्टिकल 15 का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने सुना होगा कि भारत में आरक्षण दिया जाता है नौकरियों में भी और शैक्षिक संस्थाओं में भी, तो वो विभेद किस आधार पर होता है, तो वही हम अब नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्या कहता है इस आर्टिकल 15 का सेकंड पार्ट, कि राज्य में स्थित सभी सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी, चाहे वो तालाब हो गए, आपके मैदान हो गए, पार्क हो गए, तो ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे, यहाँ सब जा सकते हैं, ठीक है। किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 15 का आपका थर्ड पैरा क्या कहता है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आ गया विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत। देखिए दो चीज बताई थी मैंने आपको, विधि के समक्ष समानता और एक आपको बताया था मैंने विधियों के समान संरक्षण। तो विधियों के समान संरक्षण का जो आपका एग्जाम्पल है ना, आपको वो यही देखने को मिलेगा कि जो राज्य है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो यहाँ पर एक विभेद करके ही तो किया गया है। इससे ऊपर के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क नहीं है, इनके लिए निःशुल्क है। तो यहाँ पर ये विधियों के समान संरक्षण के तहत इन्हें विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे एजुकेशन एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन प्राप्त कर सके, ठीक है। ये हो गया। अब 44 क्या कहता है, अब बात आती है आरक्षण की, जिसके आप सभी जानते होंगे आरक्षण भारत के संविधान में शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में मिलता है। यहाँ जो बात की जाएगी राज्य, जिस राज्य की बात कर रहे हैं हम, जो राज्य हमने परिभाषा 12 में पढ़ी थी आर्टिकल में, SC, ST व पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देगा। शिक्षण संस्थाओं की बात हुई है, यहाँ नौकरियों की बात नहीं है। आर्टिकल 15 में कहा किसकी बात है, आपकी शिक्षण संस्थाओं की। और ये जो ऐड किया गया था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी प्रथम संविधान संशोधन कब 1951 में इसके द्वारा इंक्लूड किया गया था, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं। आपका 5th क्या है, SC, ST, OBC को उच्च। अब देखिए यहाँ तो शिक्षण संस्थाओं की बात होगी, जो सामान्य शिक्षण संस्थाएं हैं। अब बात आती है हायर एजुकेशन के लिए। तो हायर एजुकेशन के लिए भी SC, ST और OBC को उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। और इन्हें जो ये आरक्षण प्रदान किया गया है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे। तो इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें ये आरक्षण प्रदान किया गया। जो आधार पूछे तो आधार आप इसे बता सकते हैं, सामाजिक व शैक्षिक, ठीक है। अब बात आती है 6 की। इसमें अभी हाल ही में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, जिन्हें हम EWS बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन्हें भारत के संविधान में 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके इसी आर्टिकल 15 के तहत आते हैं। तो ये बात होगी आर्टिकल 15 के तहत जो हमने बात की थी कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं। यहाँ पर 6 प्रोविजन है, इनके बारे में हमने जाना। अब बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 में भी यही बात है, थोड़ा अंतर है। क्या, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये 15 है आपका, हमने पढ़ लिया, तो हो गया। 16 में भी यही बात है, लेकिन इसमें क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इन गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वलिटी, यानी कि सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन हमें फिर आरक्षण की बात आ जाती है। यहाँ पहले तो बात कर रहे हैं कि सबको एक समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर आरक्षण की बात आती है। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि आरक्षण कैसे मिलता है, तो वो बात देखते हैं हम, ठीक है। देखिए आर्टिकल 16 आपका, इसमें कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर देगा, लेकिन लोक सेवाओं में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वहीं पर इसका थर्ड पैरा कहता है राज्य लोक सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव कर सकता है। यहाँ कह रहा है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कोई एक स्टेट है, यूपी मान लीजिए,
यूपी स्टेट है, ठीक है, एक अदर स्टेट कोई और ले लिया मैंने। यहाँ पर कोई व्यक्ति एक स्पेशल कैटेगरी एससी में आता है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो हो सकता है वो यहाँ पर इस एससी कैटेगरी को फिल ना करता हो, यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी है उसे फिल ना करता हो, तो वो व्यक्ति यहाँ पर जनरल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर एससी कैटेगरी में है, अगर वो यहाँ पैदा हुआ होता तो भी एससी कैटेगरी में होता, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर यहाँ पर विभेद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जन्म स्थान के आधार पर भी विभेद कर सकते हैं। बात आती है फोर्थ की, यहाँ पर कहता है राज्य एससी एसटी व पिछड़े वर्गों को लोक सेवा में आरक्षण देगा। आरक्षण मतलब क्यों, इसका आधार बताया अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं इनमें एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, इनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम है। इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर उन लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, और वो प्रावधान क्या है, आपका आरक्षण। आप सभी जानते हैं रिजर्वेशन, तो वो आपका आर्टिकल 16 में आएगा, ठीक है। अब बात आती है फिफ्थ, एससी एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर पहले बात जो थी वो ये थी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया गया इस आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। अब इसमें एक 6 और है, लोक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दे दिया गया, और ये किस संविधान संशोधन की बात है, अभी मैंने आपको बताया 103 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, आरक्षण दे देगा ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 17, बात आती है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। इस आर्टिकल के आधार पर छुआछूत का अंत किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया, और 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, ठीक है। इस एक्ट का नाम क्या कर दिया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब इसका नाम एससी एसटी एक्ट है, ठीक है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप बात होगी अभी आर्टिकल 17 की। अगर हम आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि भारत में जो भी लोग होंगे उन्हें कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। देखिए, फिर भी राज्य सेना या विधान संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। सेना में दी जाती है, जैसे परमवीर चक्र हो गया आपका, ठीक है, ये सेना की उपाधियां हो गई। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आपके भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई विदेशी राष्ट्र आपको उपाधि देता है तो आपको उसके लिए, उसे उपाधि को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है कि पद्म पुरस्कार का माना गया है, इन्हें पुरस्कार माना गया है, इन्हें उपाधियां नहीं माना गया है, ठीक है। जो आपके पद्म पुरस्कार वगैरह हैं जितने भी हैं, इन्हें उपाधियां नहीं माना गया है, इन्हें क्या माना गया, पुरस्कार, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आर्टिकल, अब बात आती है सेकंड उसकी आपके अधिकार की, जो कि है आपका राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड 22। यहाँ पर आपके ये 5 आर्टिकल हैं जो इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर क्या बात होगी, जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें स्वतंत्रता की बात की गई होगी कि व्यक्तियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी और कहाँ कहाँ क्या स्वतंत्रता मिलेगी, उसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अदर्स। अब बात करते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, वो कौन कौन सी हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 6 स्वतंत्रताएं मैंने लिखी हैं। पहली है आपके विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि हम अपने विचार रख सकते हैं, अब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका इस 19 के आर्टिकल 1 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसी आपके फर्स्ट पार्ट में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, प्रेस की स्वतंत्रता आपके किस पार्ट में, 19 के ए में, फर्स्ट में। सेकंड है आपका शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि हम सम्मेलन कर सकते हैं, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, भड़काऊ नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर हथियार भी नहीं होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए, हथियार रहित होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह से हमें ये स्वतंत्रता भी मिली हुई है। थर्ड वन है आपका संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी संगठन बनाने का अधिकार। जैसे कोई भी पार्टी का गठन कर लिया हमने, वो पार्टी बना ली, तो वो भी आपका
संगठन के अंतर्गत आ गया। आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें घूमने का अधिकार। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो इसमें अपवाद क्या है, जो एक तो सैनिक क्षेत्र जो होंगे वहाँ नहीं घूम सकते, और एक जहाँ पर आपकी धारा 144 लगी हुई होगी वहाँ पर नहीं जा सकते। तो 2 अपवाद हैं आपके। तो इस फोड़ के तहत आप यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, आप भारत के किसी भी पार्ट में जाकर बस सकते हैं, किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। इस कुछ साल पहले 2019 से पहले एक अपवाद था, आप जम्मू कश्मीर में जाकर नहीं बस सकते थे, वो वहाँ के लोगों के लिए ही ज़मीन थी, वहाँ अदर स्टेट्स के लिए ज़मीन खरीदना अलाउ नहीं था। लेकिन अभी जब जम्मू और कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो अब वहाँ पर यहाँ के लोग भी जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब है कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय करने का अधिकार, यानी कोई भी व्यापार करने का अधिकार। वो कौन सा आर्टिकल देता है हमें, आर्टिकल 19, उसके अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो देता है। और व्यापार भी ऐसा होना चाहिए कि जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। पता चले आप अफीम का व्यापार करने लग गए तो वो तो गलत है ना। तो ये व्यापार भी एक लिमिट में होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या इसमें प्रोविजन से क्या बाध्यताएं हैं, इन स्वतंत्रताओं पर क्या क्या बाध्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सीधे सीधे हम ये पढ़ते हैं कि 19, देखिए जो संविधान का आर्टिकल 19 था ना, उस 19 के पार्ट 1 में ही 6 स्वतंत्रता का उल्लेख था, यानी कि A, B, C, D, E, F इनका उल्लेख था। अब बात आती है 19.2 से लेकर 19.6 तक, जो आपके यहाँ 5 आर्टिकल्स दिए हैं। इन 5 आर्टिकल में किस किस चीज़ का उल्लेख है, ये भारत के लोगों को जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उन पर किस प्रकार प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसकी बात होती है आपके आर्टिकल इनमें। किस प्रकार प्रतिबंध लगा सकते हैं, यदि उन 6 स्वतंत्रताओं के आधार पर कोई भी व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पहुंचाता है, संसद में न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर व्यापार करने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफीम का व्यापार कर रहे हैं, हथियारों का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत की अखंडता और एकता को ठेस पहुंचाते हैं अगर हम हथियारों का व्यापार करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं वो छीन ली जाएंगी उस स्थिति तक, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 19 हो गया। अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 19 तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 जो है वो है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके प्रोविजन समझ लेते हैं। किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव से तिथि से लागू करना, जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, जैसे मान लीजिए आज इस समय फिलहाल जैसे मान लीजिए 10 बज रहे हैं, इस समय कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए सजा जो थी वो आपकी उम्र कैद थी, ठीक। लेकिन नेक्स्ट डे इस अपराध के लिए सजा जो हो गई आपकी वो फांसी हो गई। तो जिस व्यक्ति ने आज ये अपराध किया उस व्यक्ति को ये वाली सजा मिलेगी, ना कि ये वाली, क्योंकि जब इसने अपराध किया था तो इस अपराध के लिए सजा जो थी वो उम्र कैद थी, ना कि फांसी। ये सजा बाद में बदली गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अतीतकालीन प्रभाव स्थिति से लागू नहीं कर सकते हम किसी भी कानून को, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि जो पनिशमेंट है वो डबल नहीं हो सकती। कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो एक आपका दोहरे दंड से संरक्षण है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक, अभी बता दिया मैंने इसके बारे में, ठीक है। और व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्राप्त है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसमें एक सेल्वी वाद था, आप एक केस है सेल्वी की वर्सेस, ये शायद भारत संघ है, इसका मुझे यहाँ ध्यान नहीं कौन था अपोजिट पार्टी। तो इसमें जो आपके नार्को टेस्ट होते थे, आपके इसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट, इन पर भी रोक लगा दी गई। अब ये व्यक्ति की जो है इस वाली स्वतंत्रता का हनन करते हैं, अपने ही विरुद्ध गवाही देने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। आर्टिकल 20 ये कहता है। अब बात आती है आर्टिकल 21 की, ठीक है। आर्टिकल 21 की बात क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, यानी कि उसके प्राणों को कानून बनाकर ही छीना जा सकता है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 21 में आता क्या है।
आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, और जीवन भी अपनी इच्छा से अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार। यदि व्यक्ति का मन है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा तो वो उस तरह के कपड़े पहन सकता है, ठीक है। वहाँ जहाँ रहना हो उस तरह से रह सकता है। कोई काम करना हो संसद के विधियों के विरुद्ध ना हो तो वो संविधान के विधियों के विरुद्ध तो कर सकता है, ठीक है। तो ये जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आ गए आपके, पानी पीने का अधिकार हो गया, खाना खाने का अधिकार हो गया, ठीक है, निजता, राइट टू प्राइवेसी हो गया, निजता का अधिकार हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। विदेश यात्रा का अधिकार हो गया। ये सारे के सारे अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं आपके 21 के अंतर्गत, ठीक है। अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार। अब बात आती है इसमें क्या है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ये जो केस था 1978, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, विदेश यात्रा का अधिकार, वो किस आर्टिकल के किस वाद के बाद दिया गया। ये जो आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ है ना 1978 का जो केस है, इसी में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि विदेश यात्रा का अधिकार भी आपका जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। अब हमने आप बात कर ली यहाँ पर। अब देखिए मैंने बताया जैसे गोपनीयता का अधिकार होगा, राइट टू प्राइवेसी, भोजन का अधिकार होगा, ये किसका जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है। रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यानी कि सरकार जो राज्य होगी वो अपने देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण भी प्रोवाइड कराएगी। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं, सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, तो वो गड्ढे रहित सड़क होना करना भी सरकार का कर्तव्य बनता है, वो भी आपके जीवन जीने के अधिकार में आता है, ठीक है। तो सब किस में आते हैं आपके जीवन जीने के अधिकार आर्टिकल 21 में। अब बात आती है 21 के। आर्टिकल 21 क्या या फिर ए क्या कहता है, इसे हम आर्टिकल 21 ए भी बोल सकते हैं। इस आर्टिकल 21 ए में क्या है, 6 to 14 ईयर्स यानी 6 से 14 साल के बच्चे जो होंगे उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। इस आर्टिकल के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी राज्य के द्वारा। और ये कब जोड़ा गया था भारत के संविधान में, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के संविधान में इस आर्टिकल को जोड़ा गया था 21 ए को, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 21 ए। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। ये लास्ट आपका आर्टिकल है, किससे संबंधित, आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें क्या है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 के अंतर्गत फर्स्ट क्या है, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा व्यक्ति को। यदि उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार होगा कि किस कारण की वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड वन है, अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा। उसमें यात्रा जो हो करेंगे उसे लेकर जाएंगे, उसका समय शामिल नहीं होगा 24 घंटों में। थर्ड वन क्या है, उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसे अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 22 के अंतर्गत। ये अधिकार प्राप्त हैं भारत के कुछ व्यक्तियों को, लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे विदेशी शत्रु हो गए, ठीक है। ये अधिकार विदेशी शत्रु और निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। देखिए जो विदेशी शत्रु है उसको भी प्राप्त नहीं है अधिकार, और निवारक नज़रबंदी का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है कि भारत सरकार को लगता है कि यदि ये व्यक्ति खुला घूमेगा, यानी वातावरण में समाज में खुला घूमेगा, तो इसके खुले घूमने से आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है या फिर दंगे भड़का सकता है, किसी को मार सकता है, तो सरकार उसे निवारक निरोध के अंतर्गत उसे गिरफ्तार कर सकती है। उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा और उसे अपने पसंद का वकील करना होगा। उसे सरकार क्या कर सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है और उसे मैक्सिमम 3 मंथ्स तक जेल में रख सकती है, लेकिन इसे इस अवधि को बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले जो ये ड्यूरेशन था आपका 3 माह था, 3 मंथ्स था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस 3 महीने की अवधि को कम करके क्या कर दिया, 2 महीने, ठीक है। अब 2 महीने तक रख सकते हैं, इसे फिर आगे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर खतरा लगता है तो उसे बढ़ा सकते हैं। ये आर्टिकल 22 हो गया। अब बात आती है आर्टिकल 23 की, ठीक है। अब आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन कौन से अधिकार थे आपके, 2। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23 एंड 24। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 23 की। 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम का प्रतिषेध तथा इस बंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम उससे जबरदस्ती बलपूर्वक उससे कार्य करा रहे हैं,
कार्य तो करा रहे हैं, उसे मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कार्य किया जा रहा है, तो उसका हम एक तरह से शोषण कर रहे हैं। उस शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है उस व्यक्ति को आर्टिकल 23 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 23 के अंतर्गत। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? मानव दुर्व्यापार में शामिल हैं आपकी पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के सामान की खरीद, यानी इन्हें पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को खरीद फरोख्त किया जाता है। महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें केवल वेश्यावृत्ति भी शामिल होती है, ठीक है। और देवदासी और दास वाला, ठीक है। बंधुआ मजदूर आपने सुने होंगे। बंधुआ मजदूरों क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर काम करवाते हैं, उन्हें पैसे भी नहीं देते हैं और वहाँ पर उनसे काम भी करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अब बात आती है आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि इसमें बच्चों से संबंधित प्रावधान है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। कौन से बच्चे? जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम होगी, उन बच्चों को कारखानों में कार्य करने से रोका जाएगा। यदि फिर भी उनसे कार्य कराया जा रहा है तो जो कार्य कराने वाला है वो और बच्चे के अभिभावक, उन्हें दंडित किया जाएगा। दंडित क्या है? या तो उन्हें 3 महीने का कारावास दिया जाएगा, 1 से 3 लाख तक का आर्थिक दंड हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बच्चों को एक अधिकार मिला हुआ किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 24 के अंतर्गत। ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बच्चों का शोषण ना हो, ठीक है। अब बताती है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आपका थर्ड है, ये थर्ड नहीं, फोर्थ, हाँ फोर्थ, चौथा आपका मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? आर्टिकल 25 आता है। इसके अंतर्गत क्या है? सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके प्रति आचरण करने, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध पर स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यक्ति है अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध यानी मैनेजमेंट कर सकता है। 27 क्या कहता है? धार्मिक कर निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। और धार्मिक शिक्षा पर निषेध, यानी कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि आर्टिकल क्या क्या कहते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात आती है आपकी आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके अंतर्गत क्या कहता है? धर्म के अंतःकरण की छूट, धर्म को मानने की छूट, अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। जैसे सिख हैं भारत में, सिख कटार धारी कर सकते हैं, कटार धारण कर सकते हैं, कटार जो होती है कटार धारण कर सकते हैं। ये सिखों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जबकि हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल 19 में कि हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सिख जो होते हैं अपने सम्मेलन में कटार लेकर भी जा सकते हैं। वो तो एक हथियार है, क्योंकि उन्हें उनके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, यानी कि उनके धर्म में लिखा हुआ है कि वो कटार धारण कर सकते हैं, तो वो तो उस सम्मेलन में कटार धारण करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, इसकी भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 25। अगर हम बात करें आगे तो आर्टिकल आता है आपका 26 क्या कहता है? सॉरी 25 ही है, ये तो हो गया, ठीक है। 26 की बात करते हैं आप। इसमें है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या क्या चीज़ इसमें? धार्मिक कार्यों प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना। यहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मंदिर हो गए, ठीक है, मस्जिद हो गई। इस आर्टिकल के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त है हमें इनकी स्थापना करने और इनके पोषण करने का अधिकार, यानी इन्हें चलाने का अधिकार, ठीक है। अपने धर्म के विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। जंगम एवं स्थावर संपत्ति, जंगम यानी अचल और चल और अचल संपत्ति अर्जन करने की अधिकार। ऐसी संपत्ति का विधानुसार प्रशासन करने का अधिकार, जो उसने संपत्ति प्राप्त स्थापित की है इसे चलाने का भी अधिकार, ठीक है, इसका प्रशासन करने का अधिकार। आर्टिकल 26 ये कहता है। बात आती है आर्टिकल 27 की, जो कहता है कि धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक कर निषेध, किसी विशेष धर्म के लोगों को से किसी प्रकार का कोई कर नहीं वसूला जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक विशेष प्रकार की वस्तु है, कोई भी वस्तु है, मैंने मान लीजिए ए, इस ए वस्तु को खरीदने एक व्यक्ति जाता है, आपका बी, सॉरी इसे एक्स लेता हूँ, एक्स धर्म का आदमी और एक वाई धर्म का आदमी। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक्स धर्म के व्यक्तियों के लिए इसकी रेट अलग होगा और वाई धर्म के लोगों के लिए इसका रेट अलग होगा।
ऐसा नहीं कर सकती, सभी के लिए इसका रेट समान होगा। यदि ऐसा अंतर करती है तभी ये धार्मिक कर कहलाएगा। ठीक है, धार्मिक कर का मतलब समझ आए, एक विशेष धर्म के लोगों से उनमें विभेद करना। ठीक है, यही होगा धार्मिक कर। तो धार्मिक कर नहीं लगा सकते। ठीक है, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए उस धर्म के लोगों को कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। यदि राज्य कहे, गवर्नमेंट कहे कि हम आपके धर्म का प्रोत्साहन करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन आपको चंदा देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल कहता है आपका? आर्टिकल 27। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत ये आप याद रख सकते हैं। अब बात करें आगे, तो आज बात आती है आपके 28 की। इसमें क्या है? धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी कि जो आपके संस्थाएं हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, इनमें आप एक किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, धार्मिक शिक्षा निषेध है इस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी कि आपका आर्टिकल कौन सा है? 28। ठीक, सरकारी, गैर सरकारी व सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, आपका आर्टिकल 28 कहता है। लेकिन इसका है एक अपवाद आर्टिकल 30 देखने को मिलेगा अभी, और बताऊंगा क्यों है ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30। आपके दो आर्टिकल्स हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30। इनका क्या क्या प्रोविजंस हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं आपके, उनको भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति के पालन एवं रक्षा करने का अधिकार है। किसको? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। अभी मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन जो भारत में अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म की शिक्षा, अपने धर्म को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, धर्म को बचाए रखने के लिए ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं जिसमें वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकें। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल के अंतर्गत जो आपका 28 था उसका अपवाद है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवन, जाति, भाषा, इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार 29। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? अपनी संस्कृति में लिपि हो गई, भाषा हो गई और आपकी संस्कृति होगी, इसे बचाने का। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों जो है वो किसके बारे में है? यहाँ पर ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और शैक्षिक संस्थाएं यहाँ पर धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती हैं जो विशेष धर्म के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? अब मैं आपको बता चुका हूँ कौन कर सकते हैं, वो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन कौन आते हैं भारत में? देखिए, अल्पसंख्यकों की बात करूँ तो मुस्लिम्स हो गए, ठीक है, सिख हो गए, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए। ये आपके किस में आते हैं? आपके अल्पसंख्यकों में। ये अपने धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए क्या कर सकते हैं? शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मदरसे हैं वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वरना भारत में आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी शिक्षा संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अल्पसंख्यकों को ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। आर्टिकल 30 स्टेटेड दैट। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं अब बात करूं, अब आर्टिकल 31 की बात आती है। इससे पहले हम इसे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आर्टिकल 31 की मैं बात करूं तो वो था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल था, इसे 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर खत्म कर दिया गया। अब ये आर्टिकल 31 जो है वो भारत के संविधान में खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा? आपका आर्टिकल 31 खाली है, किसमें? भारत के संविधान में। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब बात करते हैं हम आर्टिकल 32 विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आपका आर्टिकल 32। इस आर्टिकल के अनुसार, ये आर्टिकल 32 है, यदि देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि मैं मौलिक अधिकार, वैसे तो नहीं कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहता है कि जो आपको 5 मौलिक अधिकार इससे पहले मैंने पढ़ाए थे, उन मौलिक अधिकारों का यदि कोई भी व्यक्ति हनन करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, राज्य हो, कोई भी हो, अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो आप उसके विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस व्यक्ति, संस्था या राज्य के विरुद्ध रिट जारी करेंगी, और रिट जारी जो की जाएंगी वो कितने प्रकार की होंगी? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट 6 प्रकार की, 6 टाइप की रिट जारी कर सकता है। वो रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रेक्षा। ये 5 जो रिट हैं, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती हैं। इन रिट को मैं इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा डिटेल से कि आखिरी रिट है क्या, कब कब ये रिट जारी की जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत तो जो रिट जारी करता है ये 5 आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ आगे और आपके आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं आपके, देख लीजिए। आर्टिकल 33, ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी कि जो ये लोग हैं भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इनके मौलिक अधिकारों को कम भी किया जा सकता है। भारत की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इनके मौलिक अधिकार कम भी किए जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कहता है कि मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जा सकता है। ठीक है, और वहाँ पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34। ठीक है, अब बात करें आगे, तो भारत के लोगों को कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन सी स्वतंत्रता, कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो केवल भारत के लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं वो हैं आपके 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये आर्टिकल यानी ये मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। कौन कौन से? आपको एक तो आपका शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, आपका लोक नियोजन में आरक्षण की बात की थी मैंने, समानता, आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है उनके बारे में, कोई भी विदेशी व्यक्ति आए क्या भारत में आकर संगठन बना सकता है? नहीं बना सकता, और उसे कहीं भी बस जाने का अधिकार नहीं होगा, कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है इस तरह से कि आए और उसने भाषण देना शुरू कर दिया। 29 संस्कृति के संबंधित में जो है आपको बताई थी मैंने, संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये आर्टिकल हैं आपके जो भारतीयों को ही प्राप्त हैं, केवल भारत के लोगों को, और भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों कौन कौन से हैं वो बाकी बचे हुए आर्टिकल जो होंगे वो विदेशियों और भारतीयों दोनों के लिए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके कौन कौन से भारत के लोगों को प्राप्त हैं, कौन कौन से विदेशी लोगों को प्राप्त हैं, भारतीय लोगों के साथ साथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि जब भारत में इमरजेंसी लगेगी, देखिए इमरजेंसी में आपको पढ़ाने वाला हूँ राष्ट्रपति में, जब इमरजेंसी लगेगी तो कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, कौन कौन से आर्टिकल आपके ख़त्म नहीं किए जाएंगे, वो आपातकालीन के दौरान भी लागू रहेंगे। आपको कमेंट में बताना है। अगर कमेंट में नहीं बता पाएंगे, याद नहीं है, तो आप गूगल सर्च जरूर करें, थोड़ी मेहनत आप भी करें। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का मुख्य सार था, और उम्मीद है आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आगे हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो होगी DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो एक ही वीडियो होगी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि होगी DPSPs की।